तारीख 23 जनवरी 1996। दिल्ली की सर्द सुबह। वसंत कुंज में स्थित एक घर में एक ऐसी घटना हुई जिसने भारत के न्यायिक इतिहास पर एक गहरा निशान छोड़ा। 25 वर्षीय प्रियदर्शिनी मट्टू, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में तीसरे वर्ष की लॉ की छात्रा थी, अपने ही घर में मृत पाई गई। उसकी लाश बिस्तर के नीचे मिली थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पुष्टि की कि उसके साथ बलात्कार के बाद हत्या की गई थी। प्रियदर्शिनी एक ब्राइट स्टूडेंट थी जिसके सपने आकाश की तरह ऊंचे थे। 23 जुलाई 1970 को जन्मी यह युवती अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और कानून की पढ़ाई में अपना भविष्य देखती थी। लेकिन उसकी जिंदगी में एक परछाई थी, संतोष कुमार सिंह, जो उसी विश्वविद्यालय में लॉ का ही एक छात्र था और एक आईजीपी अधिकारी का बेटा था। संतोष की नजरें प्रियदर्शिनी पर थी, लेकिन उसकी भावनाएं एक तरफा थी और जब प्रियदर्शिनी ने उसके प्रेम प्रस्ताव को ठुकराया तो यह अस्वीकृति उसके लिए बर्दाश्त से बाहर हो गई। कहानी यहीं से काली होनी शुरू हुई। संतोष ने प्रियदर्शिनी को परेशान करना शुरू कर दिया था। वह उसका पीछा करता, धमकियां देता और तंग करता रहता। प्रियदर्शिनी ने कई बार इसकी शिकायत विश्वविद्यालय अधिकारियों से की थी, लेकिन एक प्रभावशाली पुलिस अधिकारी के बेटे के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उल्टे संतोष ने बदले की भावना से विश्वविद्यालय में प्रियदर्शिनी के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाई कि वह एक साथ 2 कोर्स कर रही है, जो विश्वविद्यालय के नियमों के विरुद्ध था। 30 अक्टूबर 1996 को उसकी पहली कंप्लेंट के बाद 4 दिसंबर और 20 दिसंबर 1996 को 2 और कंप्लेंट्स भेजी गई। घटना के दिन प्रियदर्शिनी घर में अकेली थी। उसके माता पिता बाहर गए हुए थे। इसी समय संतोष कुमार सिंह घर उसके पहुंचा। क्या हुआ था उन चंद घंटों में, ये केवल अंदाजा लगाया जा सकता है। शाम को जब प्रियदर्शिनी के माता पिता वापस आए और प्रियदर्शिनी उन्हें नहीं मिली, तो उन्होंने अपनी सिक्योरिटी गार्ड को घर की तलाशी लेने को कहा, तो उसकी लाश बिस्तर के नीचे मिली। ये दिल दहला देने वाला मंजर था। एक निर्दोष लड़की की जिंदगी क्रूरता से छीन ली गई थी। मामला पुलिस के पास गया तो तुरंत संतोष कुमार सिंह मुख्य संदिग्ध बना, क्योंकि उसके प्रियदर्शिनी को परेशान करने का इतिहास था। इसके अलावा जब प्रियदर्शिनी मट्टू का निर्जीव शरीर बिस्तर के नीचे मिला तो अपराधी ने सोचा होगा कि उसने कोई निशान नहीं छोड़ा है, लेकिन विज्ञान और न्याय के सामने हर अपराधी की चालाकी फेल हो जाती है। संतोष कुमार सिंह के खिलाफ सबूतों का जाल इतना मजबूत था कि उसके लिए बचकर निकलना नामुमकिन था। सबसे पहले तो उसकी मूर्खता ही उसे फंसाने का कारण बनी। वह हेलमेट पहनकर प्रियदर्शिनी के घर गया था। घर में हुए भयानक संघर्ष के दौरान जब निर्दोष लड़की अपनी जान बचाने के लिए लड़ रही थी, तो संतोष के हेलमेट का शीशा टूट गया। ये कांच के छोटे छोटे टुकड़े प्रियदर्शिनी के शरीर के पास बिखर गए, जो बाद में उसकी तबाही के सबूत बने। जांच में जब ये टुकड़े मिले और संतोष के टूटे हेलमेट से इनका मिलान हुआ, तो साफ हो गया कि ये अपराध स्थल पर मौजूद था। इतना ही नहीं, उस रात के संघर्ष में संतोष भी बुरी तरह घायल हुआ था। उसके हाथों में गहरी चोट के निशान थे और सर में फ्रैक्चर हो गया था। ये चोटें इस बात का सबूत थी कि प्रियदर्शिनी ने हार नहीं मानी थी और अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत से लड़ी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में प्रियदर्शिनी के शरीर पर 19 चोटों के निशान मिले, जो बताते थे कि वह कितनी बहादुरी से लड़ी थी। हर चोट का निशान संतोष की क्रूरता की गवाही दे रहा था, लेकिन सबसे मजबूत और अकाट्य सबूत था डीएनए टेस्ट।
आधुनिक विज्ञान के इस तकनीक ने वह किया जो हजारों गवाह भी नहीं कर सकते थे। प्रियदर्शिनी के शरीर से मिले सीमन सैंपल्स की जांच में संतोष का डीएनए पूरी तरह मैच हो गया। यह इतना साफ सबूत था कि इसे नकारना किसी के बस की बात नहीं थी। लेकिन यहीं से न्याय व्यवस्था की कमियां सामने आने लगी। इतने सबूतों के बाद भी 1999 में ट्रायल कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जीपी ठाकरेजा ने एक चौंकाने वाला फैसला दिया और संतोष कुमार सिंह को बरी कर दिया। ये फैसला न केवल न्यायिक व्यवस्था पर सवाल खड़े करता था, बल्कि एक संदेश भी देता था कि प्रभावशाली लोग न्याय से बच सकते हैं। पूरे देश में इस फैसले के खिलाफ आक्रोश फैल गया। मीडिया, सिविल सोसाइटी और जनता ने इसे न्याय का मजाक माना। सार्वजनिक दबाव के कारण सीबीआई को मामला सौंपा गया। साल 2000 में सीबीआई ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी, लेकिन 6 साल तक मामला लटकता रहा। जब तक न्याय मिलता, प्रियदर्शिनी के बूढ़े माता पिता की उम्मीदें धीरे धीरे टूटती जा रही थी। अंततः 2006 में दिल्ली हाई कोर्ट के एक बेंच ने मामले को दिन प्रतिदिन की सुनवाई के आधार पर लिया। केवल 42 दिन की तेज सुनवाई के बाद 17 अक्टूबर 2006 को दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया। न्यायालय ने संतोष कुमार सिंह को बलात्कार और हत्या दोनों के लिए दोषी पाया और 30 अक्टूबर 2006 को उसे मौत की सजा सुनाई। ये फैसला पूरे भारत में न्याय की जीत के रूप में देखा गया। हालांकि कानूनी प्रक्रिया यही समाप्त नहीं हुई। 6 अक्टूबर 2010 को सुप्रीम कोर्ट ने संतोष कुमार सिंह की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। न्यायालय का मानना था कि हालांकि अपराध जघन्य था, लेकिन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की श्रेणी में नहीं आता था। ये मामला भारतीय न्यायिक व्यवस्था के लिए एक टर्निंग पॉइंट बना। इसने दिखाया कि कैसे सामाजिक दबाव और मीडिया की भूमिका न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। प्रियदर्शिनी मट्टू का नाम अब उन महिलाओं के साथ लिया जाता है जिनकी मौत ने भारत में महिला सुरक्षा और न्याय व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए। आज भी जब भी किसी प्रभावशाली व्यक्ति के खिलाफ न्याय की मांग उठती है, प्रियदर्शिनी मट्टू का नाम याद आता है। उसकी मौत ने दिखाया कि न्याय में देर हो सकती है, लेकिन अगर जनता और न्यायपालिका दृढ़ संकल्प के साथ खड़े हों तो न्याय मिल सकता है। संतोष कुमार सिंह आज भी जेल में है। वर्षों से वो पैरोल की मांग करता रहा है, कभी एलएलएम की परीक्षा देने के लिए, कभी समय से पहले रिहाई के लिए। 2019 में उसे परीक्षा देने के लिए 3 सप्ताह का पैरोल मिला था और हाल ही में 2025 में दिल्ली हाई कोर्ट ने उसकी समय से पहले रिहाई की मांग पर फिर से विचार करने का आदेश दिया है, ये कहते हुए कि उसमें सुधार के तत्व दिखे हैं। प्रियदर्शिनी मट्टू की कहानी सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं, ये भारतीय समाज में महिलाओं की सुरक्षा, न्याय व्यवस्था की चुनौतियों और सामाजिक दबाव की शक्ति की कहानी है। ये एक ऐसे लड़की की कहानी है जिसने मरकर भी भारत के न्यायिक व्यवस्था को बदलने में योगदान दिया। आज भले ही प्रियदर्शिनी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसका संघर्ष और उसके माता पिता का धैर्य आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। आज की कहानी यहीं तक। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ऐसे ही संघर्ष से जीत तक की कहानियों के लिए। धन्यवाद।